जी, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 15 बायोकेमिस्ट्री फेडरल सेकंड ईयर, जो आपका चैप्टर 14 है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, वो सारा फॉर्मेटिव है, इसलिए हमने वो स्किप किया है। इसमें भी कुछ चीज़ें फॉर्मेटिव हैं, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा आपने सिर्फ वही करनी है, बाकी आपने फॉर्मेटिव में छोड़ देनी है। आसान सा चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, आपने बायो में पढ़ा होगा, इसको जल्दी से कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, the branch of chemistry in which we study about the molecules and their reactions present in living organisms, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करना है। केमिकल रिएक्शंस बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं ना, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं, रेस्पिरेशन, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। अब चूंकि लिविंग और बॉडीज़ हैं, इसलिए इनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और इनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। सिंपल केमिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सारा कुछ वही है, आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म लगा दो तो ये बायोकेमिस्ट्री बन जाएगी। ठीक है। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये मेन चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमोलिक्यूल्स, सबसे जो अबंडेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड ना लिखिए, बायो ऑर्गेनिक लिख लें, बायो मॉलिक्यूल्स लिख लें, इनके तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अबंडेंट है। इनके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। ठीक है। दे आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जनरली। ठीक है। तो इनको ये भी कहा जाता है दे आर द हाइड्रोक्सी, ये दे आर द हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है। यहाँ दे आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स, इनके अंदर OH इन द फॉर्म ऑफ H और OH यानी कि वाटर के कैटेगरी में लिया जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि नेचुरली तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं? तो प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बना देते हैं, जिसको आप शुगर कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है। तो नेचुरली तौर पे ये ऐसे सिंथेसाइज होता है। प्लांट्स फिर इस ग्लूकोज को बाद में स्टार्च में और सेलुलोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये चाहिए होता है। शॉर्ट क्वेश्चन, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी? रेस्पिरेशन के अंदर है। ठीक है। सेल को एनर्जी देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह है। प्लांट के अंदर सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स आपने पढ़े होंगे, उसके अंदर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े होते हैं, वो भी होते हैं उसके अंदर। ठीक है। फिर साइटोस्केलेटन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो सपोर्ट का काम करती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी बॉडी की जितनी भी ग्रोथ है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप जब खाना खाते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलती है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, वो इंस्टेंट एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये बॉडी के अंदर जो है ना, ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं आपको, इंस्टेंट। अगर आप एक ही खाने के अंदर प्रोटीन भी खाएं, लिपिड भी खाएं और कार्बोहाइड्रेट भी खाएं, सबसे पहले आपको जो एनर्जी देने वाली चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट होगी। ठीक है। और इसको आप बॉडी में स्टोर भी कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा खा लिया है। आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज अगर आप खा रहे हैं तो अगर वो ज़्यादा है तो लीवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर उसको और चाहिए होता है, अगर जब एनर्जी चाहिए होती है, फिर उसी ग्लाइकोजन को दोबारा वापस कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज को। इसको कहते हैं ग्लूकोज साइकिल। ठीक है। तो इट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। फिर आगे है इसकी क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन अगर देखें आप, तो इसको हम मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड पे तकसीम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्पेशली मोनोसेक्राइड इज द लॉन्गेस्ट है। मोनोसेक्राइड आगे और भी डिवीजन होती है उसकी 2 तरह से। अगर आप उसको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखें तो एल्डोज शुगर्स बनती हैं वो, और कीटोसिस बनती हैं, एल्डोजिस एंड कीटोसिस। वो वाले मोनोसेक्राइड जिनमें एल्डोज एल्डिहाइड ग्रुप है जैसे कि ग्लूकोज है, और वो वाले मोनोसेक्राइड जिनमें कीटोन ग्रुप जैसे कि फ्रुक्टोज है। नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से बात करें, अगर मोनोसेक्राइड 2-3 कार्बन का, उसको ट्राइओज कहते हैं। 4 कार्बन का तो टेट्रोज कहते हैं, 5 का तो पेंटोज, 6 का तो हेक्सोज। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो पेंटोजिस और हेक्सोजिस है, और उनमें से भी सबसे कॉमन है हेक्सोजिस है, और इन चारों में से सबसे रेयर है टेट्रोजिस। ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है। टेट्रोज इज रेयर और मोस्ट कॉमन इज हेक्सोज। फिर ये जो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये ओलिगोसेक्राइड है, अभी हम पढ़ते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये 3 एग्जांपल आती है पॉलीसेक्राइड में। सबसे पहले मोनोसेक्राइड स्टार्ट करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटे वाला कार्बोहाइड्रेट ये है। ठीक है। इसको आप मजीद तोड़ ही नहीं सकते, जब है ये चीज़ सबसे छोटी, मजीद तोड़ ही नहीं सकते आप इसको। आप तोड़ के छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इसका फार्मूला है CH2ON। एन की मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है, 3 से 6 तक ये जाते हैं। 3, 2, 4, 5, 6। 3 होंगे तो क्या नाम होगा? ट्राइओसिस। 4 होंगे तो क्या नाम होगा? टेट्रोसिस। 5 होंगे तो क्या नाम होगा? पेंटोसिस। और 6 होंगे तो क्या नाम होगा? हेक्सोसिस। इनमें से हेक्सोसिस मोस्ट कॉमन है, और कौन कौन सी एग्जांपल हमें आनी चाहिए? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दोनों का फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इस वजह से एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है।
वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर आपने मैट्रिक में भी सीखा था, यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है, आपने पहले 6 कार्बन ड्रॉ करने, मैं आपको 7 ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जब भी आपने ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला स्टडी करना है, C6H12O6 यही फार्मूला ग्लूकोज का है, C6H12O6 यही फ्रुक्टोज का है। इधर मैं लिखता हूँ ग्लूकोज और इधर मैं लिखता हूँ फ्रुक्टोज। आपने क्या करना है, पहले 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन की चेन ड्रॉ कर लेनी है, 3 4 5 6। इधर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसी तरह इधर भी 6 ड्रॉ कर लेने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ग्लूकोज होता है ना, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, ये एल्डोज शुगर है, और इसके अंदर होता है कीटोन, ये कीटोज शुगर है। अब आपने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये टर्मिनल पे होता है, तो ये टर्मिनल कंपाउंड है ना, ये टर्मिनल कार्बन है, एक ये टर्मिनल कार्बन, इन दोनों में से किसी एक पे आप लगा देते हो, 1 पे लगा देते हैं, C⋯OH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना एल्डोज का, एल्डिहाइड RC⋯OH, C⋯OH ये हो गया, और ये पूरा R है। अब इस कार्बन के देखो 4 बॉन्ड पूरे हैं, बाकियों के 4 पूरे कर दो, इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी। इसका ग्लूकोज का कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये इसका नाम है। पेंटा हाइड्रोक्सी का मतलब है इसके अंदर 5 OH ग्रुप हैं। ठीक है, अब 5 OH ग्रुप लगाने हैं आपने, सारे OH इधर लगेंगे सिवाय थर्ड वाले के। ये जो थर्ड कार्बन है इसको मार्क कर लें, इसमें OH लगेगा इस साइड पे, बाकी सारे OH इधर लगा दो। अब गिनो, पूरे हो गए 5 हाइड्रोक्सल पूरे हो गए, थर्ड वाला इस साइड पे लगाना है, बाकी सारे इस साइड पे लगाने, बाकी जो बॉन्ड रह गए वहां पे हाइड्रोजन लगा दो। ये आपकी बुक में शायद इसको CHO लिखा हो, और ये जो आखिरी छठा कार्बन है इसलिए लिखा होगा CH2OH। एक ही बात, घबराना नहीं। ये बन गया स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। फ्रुक्टोज में अब कीटोन बनाना है, कीटोन टर्मिनल पे नहीं होता, दरमियान वाले किसी कार्बन पे होगा, तो आपकी बुक में 2 पे है, होता भी 2 पे ही है। उसका जनरल फार्मूला पड़ा RC⋯OR, दरमियान में C दोनों तरफ R, ये देखो दरमियान में C⋯O, ऊपर भी R और नीचे भी R, और R मतलब कार्बन की चेन। फिर सारे 4 बॉन्ड पूरे करो सारे कार्बन के, इसके 4 पूरे, 1 2 3 4, इसके भी 4 पूरे करो, इसके भी, इसके भी और इसके भी। अगेन वैसे ही पेंटा हाइड्रोक्सी, इसका नाम है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसमें भी 5 हाइड्रोक्सिल लगाने, थर्ड कार्बन पे OH इधर लगाओ, बाकी सारे OH इस साइड पे। लो हो गए 5 पूरे, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, आपकी बुक में इसको उन्होंने लिखा हुआ है CH2OH, और इसको भी उन्होंने लिखा हुआ है CH2OH, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा। अब यही बात आप देखेंगे दोबारा, इधर ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, इनमें सवाल आता था डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो सबसे पहले इट इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इट इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, फिर इनका स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप, एल्डोज शुगर है ये, कीटोज शुगर है, बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड सिंपल शुगर, और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। एक इनमें और डिफरेंस है, वो आप अब आगे बताता हूँ, लिख लीजिएगा। ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इट इज नॉट एक्टिव, इट इज नॉट डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है मोनोसैकेराइड्स की। पहली प्रॉपर्टी ये क्या है जी, कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट। ये हम टॉपिक पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में, जब मैं कॉलेज में आपको पढ़ाता था, तो हमने ये बहुत डिटेल से टॉपिक पढ़ा कि जो राइट को राइट की तरफ मोड़ते हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, जो लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं वो लीवरोटेटरी होते हैं, इनको डेक्स्ट्रोज शुगर भी कहते हैं। जिसको इस टॉपिक में इशू है वो उस टॉपिक को जाके लाजमी रिवाइज कीजिएगा। जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंपाउंड हैं जो उसी लाइट को राइट मोड़ते हैं, कुछ लेफ्ट मोड़ते हैं। जो राइट मोड़ते हैं उनको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, जो लेफ्ट मोड़ते हैं उनको लीवरोटेटरी कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड कुछ हैं जो लीवरोटेटरी नहीं डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, उनमें 3 ही हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। ये तीनों मोनोसैकेराइड की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये भी डिफरेंस आ गया, फ्रुक्टोज इज नॉट डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। दे आर, अगली प्रॉपर्टी, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इसका क्या मतलब है, हाइड्रोलिसिस होती है किसी भी चीज़ को वाटर की मौजूदगी में तोड़ देना। ये तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, ये टूट ही नहीं सकते। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अच्छा जी, उसके बाद है जी इन्हीं का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देखिए जरा।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। आपने ये ग्लूकोज है, इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? आपने अभी ये स्ट्रक्चर पढ़ा इसका 1 2 3 4 5 6, थर्ड पे OH इधर होता है, ऊपर CHO है और 6 कार्बन है। आपने इसको ऐसे मोड़ देना है। आपने इसको ऐसे मोड़ना है कि आपने जो ये कार्बन नंबर 1 है ना, ये वाला कार्बन 1, इसको मोड़ के ला के इस कार्बन 5 से जोड़ना है। तो हमने इसको ऐसे बेंड कर दिया, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन ये वाला। अब आप देखो कार्बन 1 पे क्या है, C डबल बॉन्ड और H, 2 पे क्या है, नीचे OH है। ये आपने इनको इधर से जोड़ना है, इधर से ऐसे घुमाना है कि ये वाला OH अंदर वाली साइड पे है, अंदर वाली साइड पे। तो जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे, ये वाला रूट नहीं, ये वाला रूट, जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बन गया C डबल बॉन्ड OH। सेकंड कार्बन पे OH नीचे है, H ऊपर है, थर्ड पे OH ऊपर है, H नीचे है, अंदर की तरफ थर्ड वाले का, ठीक है। तो ये है थर्ड कार्बन आपके पास। फोर्थ कार्बन पे फिर OH, फिफ्थ कार्बन पे OH और H, और उसके साथ कौन सा लगा हुआ है, CH2OH। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में कैसे जुड़ेंगे? ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, और ये उतर जाएगा और ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखो ये कार्बन, उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन, और इसका किसके साथ बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह आपके पास स्ट्रक्चर बनता है किसका, ग्लूकोज का साइक्लिक। अब यहाँ पे ये लिखा जाता है कि अगर आप इसको ऊपर और इसको नीचे कर दें, ये देखिए ज़रा, अगर H ऊपर है और OH नीचे है तो इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, D फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अल्फा क्यों कहते हैं, बस ये एक दूसरे का आइसोमर है। और अगर OH ऊपर और H नीचे हो, इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज, D फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। याद रखने का तरीका बता देता हूँ, अल्फा का साइन ऐसे होता है ना, और बीटा का साइन B थोड़ा ऊपर को लिखते हैं। B ऊपर को लिखने का मतलब है OH ऊपर है, अल्फा थोड़ा नीचे को खींचते हैं मतलब OH नीचे है। तो जिसमें नीचे वह होगा वो अल्फा, जिसमें ऊपर होगा वो बीटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये दूसरे के आइसोमर है, ठीक है। अब फ्रुक्टोज तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता नहीं, आपने सिंपल उसको यहाँ से लाकर इस 5 कार्बन से जोड़ना है। सेम वैसे ये कार्बन नंबर 1 2 को, सॉरी ये 2 वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, 2 कार्बन, इसको आपने 5 से जोड़ देना है। ये फर्स्ट कार्बन CH2OH, उसके बाद ये 2 कार्बन, फिर 3, फिर 4, वैसे ही HOH वैसे ही, ठीक है। ये 5 और 6, मतलब दोनों में जो थर्ड कार्बन है ना, इसमें भी थर्ड कार्बन और इसमें भी थर्ड कार्बन, इसका OH अंदर की तरफ होना चाहिए, ये याद रखना। अब आपने इसको एक साथ जोड़ देना है, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा, H उतर जाएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा। ये देखें, दिस इज द फ्रुक्टोज साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको बस आप फ्रुक्टोज साइक्लिक स्ट्रक्चर कहेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बताने लगा हूँ आपको। ग्लूकोज का रिंग देखें, इसमें कितने एटम है रिंग के अंदर, 1 2 3 4 5 6। जो ग्लूकोज का रिंग है वो है 6 मेंबर्स, इसके अंदर 6 मेंबर है, और इसका 1 2 3 4 5, इसका है 5 मेंबर, 5 नहीं 5 लिखे हैं, 6 मेंबर और इसका है 5 मेंबर। ये इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक हो गया। मतलब इसका जो है हेक्सागोन है, इसका क्या है पेंटागोन। ये हेक्सागोन बन गया और ये क्या बन गया, पेंटागोन, 5 कॉर्नर वाला। क्लियर है जी, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले नहीं आपने पढ़ा हुआ 10th में, अभी आप पहली दफा इसको पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। क्यों अल्फा कहते हैं, क्यों बीटा कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। फ्रुक्टोज क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको सिंपली कहेंगे, अल्फा और बीटा नहीं कहेंगे। ये थे मोनोसेक्राइड्स। अब हम आते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर ओलिगोसेक्राइड्स, उसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको एक्सप्लेन करें, ठीक है जी। ओलिगोसेक्राइड्स, सबसे पहली बात याद रखनी है, ये सिंपलर नहीं है, उनसे थोड़े से एडवांस होंगे। इसका मतलब है इनको तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि सिंपलर वो चीज़ है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, इनको तोड़ भी सकते हैं। अब इस तरह समझें आप कि अगर आपके पास ये एक मोनोसेक्राइड था, अब ये जो एक मोनोसेक्राइड है हमने भी पढ़ा, ये कार्बन 3 से लेकर कार्बन 6 के दरमियान हो सकता है। इसके अपने अंदर 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी और 6 भी। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ, ये ग्लूकोज है, इसका दूसरा ग्लूकोज मिला, तो अब ये 2 ग्लूकोज मिल गए। जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, 6 मिलते हैं, 7 मिलते हैं, 8, तो ये एक बड़ा नहीं बन गया। जब आप इसको तोड़ेंगे तो दोबारा मिल जाएगा। इसका मतलब है जब छोटे छोटे मोनोसेक्राइड मिलके एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको आप ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, दूसरी डेफिनेशन, जब आप ओलिगोसेक्राइड को तोड़ते हैं वो आपको 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड दे। इसका मतलब है ओलिगोसेक्राइड या 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनेगा, या 3 से, या 4 से, या 5 से, या 6 से, या 10 तक। और उल्टा कह लो, अगर आप ओलिगोसेक्राइड को तोड़ें और आपको 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड मिले,
फिर तब उनको ओलिगोसैकेराइड कहना, ये रेंज याद रखनी है। अब इनकी टाइप देखिए, अगर आपने एक ओलिगोसैकेराइड तोड़ा और आपको 2 मोनोसैकेराइड मिले, आप उसको कहेंगे डाइसैकेराइड, 3 मिले तो ट्राइसैकेराइड, 4 तो टेट्रा, 5 तो पेंटा। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन है डाइसैकेराइड। इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये भी वाइट क्रिस्टलाइन, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर। ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी। वो रिड्यूसिंग थे, ये रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग बोथ। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है, वो देखते हैं। सुक्रोज है, अब आपने खुद ही कहा इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज क्या होता है, वाटर की मौजूदगी में तोड़ देना। सुक्रोज को जब हम तोड़ते हैं, 2 आपको मिल रहे हैं, देखो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लैक्टोज को तोड़ रहे हैं 2, एक ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लैक्टोज। माल्टोज को तोड़े 2। तो ये तीनों किसकी एग्जाम्पल हुई, ये तीनों एग्जाम्पल हुई डाइसैकेराइड की। ठीक है, कार्बन 12 है, इधर इधर भी 6 और 6 12, इधर हाइड्रोजन 22 और 2 24, इधर भी 12 12 24, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 11 और 1 12, इधर भी 6 और 6 12, तो सब में एक पूरे हो रहे हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आपकी असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है। इसी टॉपिक के नीचे एक ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, उसका लिखा हुआ रेफिनोज, और आगे 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आए और पूछा ये क्या है। अभी टूटने के बाद 3 दे रहा है आपको, तो ये क्या होगा, ट्राइसैकेराइड होगा। इसके एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल भी आपने याद रखनी है। थर्ड है पॉलीसैकेराइड, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब अगर तोड़ने के बाद 2 से 10 मिल रहे हैं तो ओलिगोसैकेराइड, अगर हजारों मिल रहे हैं आप, फिर आप उसको कहेंगे पॉलीसैकेराइड। विच अपॉन हाइड्रोलिसिस हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स यूनिट, यानी कि मोनोसैकेराइड, उसको आप क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। 3 ही होते हैं ये, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज उन दोनों के उल्टा है ना, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, ये अमारफस है। वो स्वीट इन टेस्ट थे, ये टेस्टलेस है। वो वाटर में सोलुबल थे, ये इनसोलुबल है। वो रिड्यूसिंग थे, और दूसरा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग बोथ था, ये है नॉन रिड्यूसिंग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, स्टार्च इज प्लांट स्टोरेज। जब प्लांट कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, सॉरी खाते हैं कह रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं ना, तो वो उसको ग्लूकोज की फॉर्म में बना के किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च में, उसको स्टोर कर लेते हैं। हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है, इसको प्लांट की शुगर कही जाता है, इसको एनिमल की शुगर कहा जाता है। कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज है। ये थे कार्बोहाइड्रेट। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड विच आर हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि एक पॉलीमर कंपाउंड है, बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड है, और नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड है। आपने कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन पढ़ा था, हाइड्रोजन पढ़ा था, ऑक्सीजन पढ़ा था, उसके साथ नाइट्रोजन ऐड कर लें। और कुछ प्रोटीन है जिनके अंदर सल्फर भी होता है, तो इसके अंदर अब एक एलिमेंट बढ़ गया, नाइट्रोजन बढ़ गया, इस वजह से इनका नाम क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, C+ONH2 पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, इस वजह से इनका नाइट्रोजन भी आ गया। ये जब टूटते हैं तो ये अमाइनो एसिड देते हैं। सिंपलर यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा था, मोनोसैकेराइड। प्रोटीन्स का कौन सा होता है, अमाइनो एसिड, इसको अमीनो एसिड भी पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोटीन को हम 4 तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की बेस पे आप उसको कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। कॉन्स्टिट्यूशन बेस, यानी कि देखने में किस तरह की है, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, सॉरी बनने में किस तरह की है, सिंपल प्रोटीन हो सकती है, कॉन्जुगेटेड हो सकती है, और डिराइव्ड हो सकती है। अभी हम इन्हीं को पढ़ेंगे। शेप बेस्ड, शेप देखने में कैसी, फाइब्रस या ग्लोबुलर, यानी कि लंबी लंबी होंगी या गोल गोल होंगी। फंक्शन बेस, एंजाइम है, स्ट्रक्चरल है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, हार्मोनल है। ये सारी एग्जांपल अब हम पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने बायो के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर बेस पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर बेस सबसे पहली प्राइमरी। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? जब आप अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जब 2 अमाइनो एसिड जोड़ते हैं, डाइपेप्टाइड बनता है। जब 3 जोड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, फिर करते करते जब आप हजारों जोड़ देते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। 10,000 अमाइनो एसिड जुड़ जाए तो पॉलीपेप्टाइड, 10,000 से ज़्यादा हो जाए आप उसी को प्रोटीन यानी कि पॉलीमर कह देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको सिर्फ ये बताता है अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, बस। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस अरेंजमेंट इज लीनियर। ठीक है, जैसे ये अमाइनो एसिड है, कहीं दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये आपस में जुड़ गए, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बस। और ये 1 डायमेंशनल होता है। इसकी एग्जांपल है इंसुलिन। खुद प्राइमरी प्रोटीन नहीं है इंसुलिन। आपको पता है इसके अंदर एक अल्फा चेन्स होती है, एक बीटा चेन्स होती हैं। एक चेन को आप सिंपल प्रोटीन कहेंगे, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो असल में चेन्स ऑफ इंसुलिन आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी प्रोटीन। उसके बाद सेकेंडरी पीरियड में यही जो प्राइमरी है ना, आप बिल्कुल ऐसे समझे, आपके पास ये एक धागा था, इस तरह आप समझे, ये आपके पास धागा था एक, ये सीधा है, तो आप इसको अब क्या कह रहे थे, प्राइमरी। ये जोड़ने के बाद सीधा था। आप इसको थोड़ा ऐसे कर दें, ऐसे। अब इसको थोड़ा फोल्ड करूँ अगर, ये देखिए, अगर अब आप देखें तो थोड़ा इसका वो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बन गया, जैसे वो DNA टाइप होता है ऐसे।
ऐसे अगर इसकी शेप बन जाए तो आप इसको सेकेंडरी कहेंगे, या फिर आप इसको ऐसे कर दें, ऐसे, तो ये भी तो शेप बन सकती है ना, ये ऐसे, ये अगर आप देखें ये ऐसे है तो अल्फा हेलिक्स, और अगर ऐसी शेप बन जाए ये ऐसी, ये देखें ये आपस में ऐसे ऐसे जुड़ जाए, इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। इसके 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे हेलिक कर दूं और या ऐसे कर दूं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, या इसको ऐसे रिंग की तरह शो कर, इसको कहते हैं अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर। और ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। ये 2 डायमेंशनल होते हैं, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसका क्या डेफिनेशन है? पेप्टाइड चेन्स में एक्वायर अ स्पाइरल शेप और में प्रेजेंट इन अ जिगजैग शेप, यानी कि स्पाइरल बन सकते हैं या जिगजैग फॉर्म में हो सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऐसी शेप क्यों बनती है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू खींचते हैं। आपने डीएनए पढ़ा, डीएनए का स्ट्रक्चर क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, इसकी एग्जांपल में है कोलेजन। अब इसको अगर मैं मजीद फोल्ड कर दूं, इसी को अगर मैं ऐसे फोल्ड करके ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दूं, ऐसा, ये ऐसा, तो इसको आप कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो अब आप लिखेंगे यहां पे द ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। मायोग्लोबिन की एग्जांपल जो हमारे मसल्स के अंदर होती है, देखो, ठीक है, इसको टर्शियरी कहते हैं। और अगर ये हमने एक चेन को किया है, अब इस तरह की एक चेन, फिर दूसरी चेन, फिर तीसरी चेन, चौथी, पांचवी, उनको मिला के इकट्ठा कर दो तो उसको आप कहेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। कम से कम 4, ठीक है। तो देयर आर 4th फेज क्रिएशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या करते हैं? मल्टीपल फोल्ड्स करते हैं, ठीक है। जैसे ये इस पे भी, ये भी किस वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सॉल्ट ब्रिजेस की वजह से। तो सॉल्ट इनके अंदर है, या इनके अंदर एक डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, एसएस बॉन्ड। ये मैंने जब भी आपको बताया था, कुछ प्रोटीन के अंदर सल्फर भी होता है। इसकी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। जैसे अभी ये देखो, ये एक मैंने सब यूनिट ले लिया एक चेन का, ये दूसरी का तीसरी, ये चारों आपस में जुड़ गई। इस पूरे को आप कहेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 सब यूनिट मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं। ये हो गई जी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाए, कंप्लीटली टूट जाए और माइनोसाइट दे दें। जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, कोलेजन है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होती हैं जो जिसके 2 पार्ट हो, एक तो अपना पार्ट उसका प्रोटीन पार्ट हो, एक नॉन प्रोटीन पार्ट हो। जब आप उसको तोड़ें तो एक प्रोटीन मिले और एक कोई और चीज़ मिले, ठीक है। जैसे इसका अंदर जो प्रोटीन का पार्ट होता है उसको एपोप्रोटीन कहते हैं, जो नॉन प्रोटीन पार्ट उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के अंदर आपको पता है प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई लगता है तो फिर जाके वो एक्टिव हो जाता है। लिपोप्रोटीन, इसको तोड़ेंगे प्रोटीन मिलेगी और लिपो मिलेगा, आपको लिपिड मिलेगा। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन और प्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी। न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। जब आप इनको तोड़ते हैं तो आपको 2 चीज़ें मिलेगी। ड्राइव्ड प्रोटीन्स जो इन्हीं से मिलकर बनी है, इन्हीं को आप इनमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी प्रोटीन जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड से मिले, लेकिन कैसे मिले? बाय पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड। अगर आप किसी प्रोटीन को पार्शियली हाइड्रोलाइज कर दें बाय एसिड बेसिस और एंजाइम्स, तो उस प्रोटीन को आप कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? ड्राइव्ड प्रोटीन पे। इसकी एग्जांपल में पेप्टोन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीएजेस हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स। तो करेंगे क्या? आप कोई भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन लें, उसको थोड़ा सा हाइड्रोलाइज करें, बाकी छोड़ दें, तो एक नई चीज़ बन जाएगी। उसको आप कहते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन्स। थोड़ा सा हाइड्रोलाइज करने से उसका फंक्शन भी चेंज होता है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद शेप की बेस पे फाइब्रस, बिल्कुल इस तरह पेन की तरह सीधी, ठीक है, एक धागे की तरह। द कंपोज ऑफ इलोंगेटेड फाइबर्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। वाटर में इनसॉल्युबल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। जैसे केराटिन है, आपका बाल लंबा सा होता है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की शेप इस तरह की है, स्किन के अंदर होता है। कोलेजन आपके कनेक्टिव टिश्यूज, मसल आपने देखा, मसल के रेशे इस तरह लंबे लंबे होते हैं, मसल ऐसे ऐसे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन आपने पढ़ी थी, एक्टिन मायोसिन आपने पढ़ा होगा, ये कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है बायो के अंदर। इलास्टिन्स, ये हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज को, और ब्लड वेसल्स जो है उनके अंदर ये होता है, ब्लड वेसल के अंदर भी ऐसे लंबे लंबे मसल्स होते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। दूसरे ग्लोबुलर प्रोटीन जो वाटर में सॉल्युबल है, इनकी शेप ग्लोब की तरह गोल से होती है। जैसे एग के अंदर एल्ब्यूमिन होती है, जो एग वाइट होता है, इस वजह से एग गोल होता है, उसके अंदर सारी प्रोटीन वैसी होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी इस तरह का होता है, अगर हीमोग्लोबिन को आप देखें वो इस तरह ग्लोबुलर होती है। तो ये 2 तरह की, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन? इनकी एग्जांपल्स, वाटर में सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और डेफिनेशन। उसके बाद है फंक्शन की बेस पे, ये आप खुद भी रीड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं? स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे लैक्टेज है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। कैटालेज है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है।
स्ट्रक्चर प्रोटीन जो स्ट्रक्चर को हेल्प करें, सपोर्ट करें, जैसे कोलेजन है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, इस उसको स्ट्रेंथ देता है और इलास्टिसिटी देता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ जितने भी आपके जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स होते हैं, वहाँ पे कोलेजन होना, आपकी हड्डियों के अंदर कोलेजन होता है। फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को ट्रांसफर करे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाती है लंग से सेल से, और सेल से लेके आती है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक। स्टोरेज प्रोटीन जो कोई चीज़ स्टोर कर ले, जैसे फेरिटिन है, ये आयरन को स्टोर करती है। सीजिन है, कैल्शियम को, मिल्क में जो कैल्शियम जाता है उसको स्टोर करती है, जब जरूरत पड़े तो उसको रिलीज कर देती है। हार्मोनल प्रोटीन जो आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और इसको सेल सिग्नलिंग का काम करे। आपको कोई चीज़, आपने कोई फिजिकल प्रोसेस करना है तो ये एक सिक्रीशन से क्रिएट करेगी और सिग्नल देगी। जैसे इंसुलिन है, जैसे ही आपने ग्लूकोज बढ़ा दिया अपने ब्लड के अंदर तो एक सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन एक प्रोटीन रिलीज करेगा, ठीक है, प्रोटीन कोई भी हार्मोन रिलीज करेगा जो कि एक प्रोटीन की फॉर्म में, जैसे इंसुलिन उसने सिक्रीट कर दिया तो ग्लूकोज को लेवल कम हो। थायराइड के अंदर हार्मोन है, ठीक है, वो सारे प्रोटीन ही नेचर है, मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अगर वो ना रिलीज हो तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती, फिर वो स्टंट ग्रोथ का मसला बन जाता है। डिफेंसिव प्रोटीन जो बाहर वाले पैथोजन से हमें रोके, जैसे एंटीबॉडीज है, ये सारी प्रोटीन ही नेचर होती है। रिसेप्टर प्रोटीन जब भी कोई सेल, किसी सेल, कोई भी चीज़, कोई हार्मोन वगैरह किसी सेल के पास जाता है ना, सेल ऐसे नहीं उसको अंदर जाने देता, सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं। ये ऐसी चीज़ होती है जो उनको सिग्नल को डिटेक्ट करके उसको अंदर जाने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन जाता है ना आपके सेल के अंदर शुगर लेवल को डाउन करने के लिए, तो इंसुलिन पहले जाकर दरवाजा नॉक करता है सेल का, सेल उसको पहचानता है, जो चीज़ उसको पहचानती है उसको रिसेप्टर कहते हैं, वो खुद भी प्रोटीन की होती है, ठीक है। फिर GPCRs ये क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक है। अभी एक ही बात है, ये किसी भी सेल के अंदर एंटर होने के लिए आपको सेल मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा ना, तो वो उसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उनको GPCRs कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ऐसी है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल नाम से जाहिर है, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, ये आपने स्केलेटल मसल के अंदर पड़ा होगा। एक्टिन एंड मायोसिन ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ऐसे इसका कॉन्ट्रैक्शन और आपकी बॉडी में इस तरह बाइसेप है, ट्राइसेप है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिन और मायोसिन है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। लास्ट है रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल, एक्टिविटीज ऑफ अदर प्रोटीन, एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन का एक्टिविटी कंट्रोल करना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये आप बायो के अंदर पढ़ेंगे, सेंट्रल डोगमा एक टॉपिक है, उसमें आप ये देखेंगे कि कैसे जो आपके पास है डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। ये जो डीएनए से आरएनए का बनने का प्रोसेस है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और जो आरएनए से प्रोटीन बनती है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज होते हैं जो एंजाइम्स को हेल्प करते हैं उस रिएक्शन को कराने के लिए। ये खुद भी प्रोटीन होते हैं और वो जो एंजाइम है वो भी प्रोटीन है। क्लियर है जी, ये था कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लिपिड्स और फिर आगे चलेंगे। इनके यूजेस वगैरह जो है ना आपकी बुक में वो फॉर्मेटिव टॉपिक है, वो आपने नहीं करना। अल्लाह हाफ़िज़।